गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का ग्रेविटी पॉइंट में स्वागत है। मैं सुरेश धर दुबे भूगोल की प्रैक्टिस श्रृंखला के साथ उपस्थित हूं। यह प्रैक्टिस श्रृंखला विशेष तौर पर टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी एवं असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 को ध्यान में रख करके तैयार की गई है। आज का एपिसोड विशेष तौर पर भारत के कुछ प्रमुख कृषि और उससे संबंध रखने वाले कुछ प्रमुख सिद्धांत पर आधारित है। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं प्रमोट करें, जिससे बेहतर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। प्रत्येक वीडियो का पीडीएफ मटेरियल टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, उसे आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। आइए आज का प्रश्न हम प्रारंभ करते हैं। आज का जो सबसे पहला प्रश्न है, लिखा है कृषि विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रदान कर रहा है। इसका तात्पर्य है कि यहाँ पर जितने भी कारक लिखे गए हैं ये सभी कारक कृषि को कहीं ना कहीं इन्हांस करने में अपना योगदान देते हैं, लेकिन बगैर सिंचाई के कृषि के अन्य कार्य का कोई औचित्य नहीं होता है। इसलिए जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण फैक्टर है कृषि को बढ़ाने में वो कौन सा है, तो सिंचाई है। कौन सा है? सिंचाई। क्योंकि सिंचाई यदि नहीं है तो उर्वरक कुछ भी नहीं कर सकता है, मंद ढाल भी कुछ नहीं कर सकता है, या ट्रैक्टर भी कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए सिंचाई सबसे महत्वपूर्ण होती है एक कृषि को इन्हांस करने के लिए। अगला प्रश्न लिखा है, भारत का कौन सा क्षेत्र चावल का कटोरा के रूप में विख्यात है। चावल के कटोरा के रूप में जो विख्यात क्षेत्र वो है किचड़ा गोदावरी का डेल्टा। वैसे तो सिंधु गंगा के क्षेत्र में भी चावल का धान का खेती होती है, पूर्वोत्तर में भी होती है, केरल तमिलनाडु में भी होती है, लेकिन सर्वाधिक जो होती है वह किचड़ा और गोदावरी के क्षेत्र में होती है, जो यहाँ पर है। इसलिए यहाँ पर होती है क्योंकि यहाँ पर ध्यान रखिएगा, एक तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, क्योंकि गोदावरी और किचड़ा के द्वारा कुछ यहाँ पर जो डेल्टाई क्षेत्र होते हैं वहाँ पर जलोढ़ मृदा बनाई जाती है। साथ में यहाँ पर वर्षा भी खूब होती है, और देखा जाए तो विषुवत रेखा के करीब भी है, इसलिए यहाँ का टेम्परेचर भी अधिक है। यहाँ का टेम्परेचर भी अनुकूल है, यहाँ पर वर्षा भी अनुकूल है, और यहाँ की मृदा भी अनुकूल है। इसलिए यहाँ पर चावल की खेती बहुत बेहतर होती है। इसलिए हम कहते हैं किचड़ा गोदावरी डेल्टा को चावल का कटोरा के नाम से पुकारते हैं। अगला प्रश्न लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां सूखा प्रभावित क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आती हैं। तो सूखा प्रभावित का तात्पर्य जहां पर सूखा होगा वहां सिंचाई संसाधनों का विकास और प्रबंधन किया जाएगा। मृदा और आर्द्रता संरक्षण और वानिकी का यहाँ पर कार्य किया जाएगा, क्योंकि मृदा और आर्द्रता संरक्षण के लिए हम वानिकी का प्रयोग करते हैं। अगर वृक्ष लगाते हैं तो वृक्ष से कह सकते हैं सॉइल का भी कंजर्वेशन होता है, और आर्द्रता यानी पानी का भी कंजर्वेशन होता है। लेकिन फसल प्रतिरूप का पुनर्विन्यास तथा चारागाह विकास, इससे भी कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो सूखा प्रभावित क्षेत्रों का संरक्षण होता है। लेकिन बाढ़ नियंत्रण और मृदा अपर्दन तो ये वहां पर किया जाता है जहां पर बाढ़ की समस्या होती है। जहां पर बाढ़ की समस्या होती है, अर्थात जहां पर जल प्लवन होता है, वहां पर मृदा का अपर्दन होता है। इसलिए इसका संबंध सूखा प्रभावित क्षेत्रों से नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा टी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न लिखा है, एक कारण है और एक कथन है, तो कथन और कारण को मैच करना है। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश भारत के प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य हैं। ये पूरी तरीके से सही है कि जो यहाँ पर उत्तर प्रदेश है, पंजाब और हरियाणा, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ये जो सेक्शन है ये कहीं ना कहीं धान के उत्पादक में प्रमुख गेहूं के उत्पादन में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। और वैसे देखा जाए गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है, तो उत्तर प्रदेश में होता है, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश में होता है, और तीसरे नंबर पर आप देखेंगे तो होता है पंजाब में। कहाँ पर? पंजाब में। पहले पंजाब दूसरे नंबर पर था, लेकिन हाल फिलहाल में मध्य प्रदेश ने काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट दिखाया है, और मध्य प्रदेश अब गेहूं के उत्पादन में दूसरे नंबर पर है। तो इस आधार पर यह कथन भी सही है। कारण पर चर्चा करते हैं। सुप्रभावित उर्वरक भूमि, बुआई के समय 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर और लगभग 75 सेंटीमीटर वर्षा बेहतर गेहूं उत्पादन के लिए आवश्यक होती है। ये जो कंडीशन है यह गेहूं के प्रोडक्शन के लिए काफ़ी बेहतर मानी जाती है कि उस समय का टेम्परेचर जो हो वह 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड हो, और जो वर्षा हो लगभग 75 सेंटीमीटर हो, तो वहाँ पर गेहूं का प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा होता है। तो इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो कथन भी सही है, कारण भी सही है, और कारण जो है कथन की पुष्टि भी करता है। तो इस आधार पर जो हमारा आंसर हो जाएगा वह आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। कथन भी सही है, कारण भी सही है, और कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर लिखा है कथन और कारण, क्योंकि कथन और कारण से प्रश्न बहुत आते हैं, और यहाँ पर बहुत बड़ी मिस्टेक होती है कि कभी कभी कथन भी सही है, कारण भी सही है, लेकिन कारण कथन की अभिपुष्टि नहीं करता है, कभी कभी अभिपुष्टि करता है। तो वही समझना है कब अभिपुष्टि होती है, कब नहीं होती है। कॉन्सेप्ट समझना एक अलग विषय है, लेकिन कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको प्रश्नों के शब्दों को समझना एक अलग विषय है। क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, लेकिन शब्दों के बारे में यदि आप परिचित नहीं हैं
तो फिर प्रश्न आप नहीं बना पाएंगे। इसलिए प्रश्नों पर प्रॉपर प्रैक्टिस भी आवश्यक होती है। यहाँ पर लिखा है कथन, शुष्क और अर्धशुष्क प्रदेशों में बाढ़ चादर अर्थात सीड फ्लड एक महत्वपूर्ण भू निर्माण प्रक्रम है। और दूसरा लिखा है, शुष्क और अर्धशुष्क प्रदेशों में उच्च तीव्रता के साथ अल्प अवधि की वर्षा होती है। तो यहाँ पर देखिए, जो शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश होते हैं, यहाँ पर जो वर्षा होती है यह काफी तीव्र गति से होती है और कम समय के लिए होती है। जब ऐसी वर्षा होती है तो इसका परिणाम होता है यहाँ पर सीड फ्लड होता है। कैसा फ्लड होता है? सीड फ्लड होता है। और सीड फ्लड का परिणाम ये होता है कि यह जो है चट्टानों को या फिर एक स्थान से अवसाद को, एकत्रित जो अवसाद है उसको एक स्थान से उठा के दूसरे स्थान पर ट्रांसफर करते हैं, जिससे भू निर्माण प्रक्रम भी होता है। तो हम कह सकते हैं कथन भी सही है, कारण भी सही है, और कारण कथन की अभिपुष्टि भी करता है। इस आधार पर इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देखिए, लिखा है यहाँ पर, कृषि के विविधीकरण की आधुनिक अवधारणा किससे संबंधित है? अब कृषि के विविधीकरण की आधुनिक अवधारणा, यहां पर ध्यान रखिएगा कौन सी अवधारणा है। विविधीकरण तो है, लेकिन आधुनिक अवधारणा की बात किया है। वैसे विविधीकरण में तो पारिस्थितिकीय रूप से सर्वाधिक उपयुक्त फसलें, लेकिन यह जो विविधीकरण है यह ध्यान रखिएगा पारिस्थितिकीय तंत्र को ध्यान में रख करके सर्वाधिक उपयुक्त विधि है। लेकिन यहां पर लिखा है आधुनिक अवधारणा अर्थमान, या हम कह सकते हैं विकसित या वैज्ञानिक ज्यादातर यहां पर है। तो ये होता है फसलों की अधिक संख्या, अर्थात जब किसी खेत में हम कई फसलों को ग्रो करने का प्रयास करते हैं तो वह कृषि का विविधीकरण कहलाता है। एक ही साथ कई फसल नहीं, बल्कि हम ये कहते हैं कि एक सीजन में कई प्रकार की फसलें, जैसे एक सीजन अगर मान लेते हैं रबी है या खरीफ है, तो उस समय अगर रबी की है तो उस समय हम मानते हैं गेहूं है, चना है, जितने फसलें हैं एक साथ हम ग्रो करने का प्रयास करते हैं, तो यह कृषि विविधीकरण के अंतर्गत आता है। लेकिन पारिस्थितिकीय रूप से सर्वाधिक उपयुक्त का तात्पर्य है कि जहां का क्लाइमेट जिस फसल को सपोर्ट करता है, यदि उसके अनुसार हम कृषि करते हैं तो फिर वह भी एक उपयुक्त विधि होती है। लेकिन ऐसे परिस्थिति में कई प्रकार की खेती आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पारिस्थितिकीय जो क्लाइमेट होता है वह एक साथ एक ही प्रकार की फसल को प्रमोट करने का कार्य कर सकता है, कई प्रकार की फसलों को प्रमोट नहीं कर सकता है। तो इस आधार पर हमारा आंसर हो जाएगा ए। अगला यहां पर प्रश्न है, नेट बोया गया क्षेत्र द्वारा विभाजित सकल बोया गया क्षेत्र क्या कहलाता है? इसको कहते हैं फसल की गहनता। क्या कहते हैं? फसल की गहनता। इंटेंस एग्रीकल्चर होता है। इंटेंस एग्रीकल्चर का तात्पर्य यह होता है कि नेट बोया गया क्षेत्र डिवाइड बाई सकल बोया गया क्षेत्र इंटू 100। यह जो कैलकुलेशन होता है यह परसेंटेज में निकलता है। किस में निकलता है? परसेंटेज में इसका आंकड़ा आता है, प्रति 100 के आधार पर आता है। इसका क्या तात्पर्य, थोड़ा इसको समझते हैं। अब जैसे मान लेते हैं कि 1 हेक्टेयर का कोई खेत है। अब इसमें हम मान लेते हैं कि एक वर्ष में, कितने में? एक वर्ष में यहां पर हम 3 फसल ग्रो कर रहे हैं। कितनी फसल ग्रो कर रहे हैं? 3 फसल। तो 3 फसल हमने एक वर्ष में ग्रो किया, अर्थात एक रबी है, एक खरीफ है, एक जायद, 3 फसल हमने ग्रो किया। लेकिन क्षेत्र हमने इस्तेमाल किया मात्र 1 हेक्टेयर। तो वास्तव में सकल हमारा जो खेत है वो तो 1 ही हेक्टेयर है, लेकिन हमने उसको इफेक्टिव तरीके से 3 फसल को ग्रो कर लिया, अर्थात हमारा नेट बोया गया क्षेत्र क्या हो जाएगा? 3 टाइम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 टाइम। ऐसे में जो हमारा आंसर हो जाएगा वह 3 ऊपर हो जाएगा और 1 नीचे हो जाएगा, क्योंकि हमने एक ही खेत में 3 बार फसल को ग्रो कर लिया एक वर्ष के अंदर में। इसलिए 3 ऊपर हो जाएगा, 1 नीचे हो जाएगा, गुणे 100 हो जाएगा, अर्थात इस क्षेत्र की जो फसल गहनता हो जाएगी वो 300% हो जाएगी। तो ऐसे हम लोग देखते हैं भारत का जो एग्रीकल्चर होता है वह इंटेंस एग्रीकल्चर होता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग हम कह सकते हैं कि एक वर्ष में 2 या 2 से अधिक भी फसल को ग्रो करने का प्रयास करते हैं। इसलिए भारत का जो इंटेंसिव एग्रीकल्चर है ये 100% से अधिक होता है, क्योंकि यहाँ पर लोग गहन कृषि करते हैं। अगला प्रश्न लिखा है, भारत में गन्ने की कृषि के बारे में निम्न कथनों का अध्ययन कीजिए तथा कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। इसकी खेती उत्तरी मैदान में विस्तृत रूप से होती है। फिर लिखा है, इसका उत्पादन दक्षिण भारत में अधिकतम होता है। इसकी उत्पादकता दक्षिण भारत में अधिकतम होती है। फिर लिखा है, उत्तर भारत में इसकी पेराई वर्ष भर होती है। तो उत्तर भारत में पेराई वर्ष भर नहीं होती है, केवल शीतकाल में होती है। कब होती है? शीतकाल में होती है। गेहूं की बुवाई ग्रीष्मकाल में होती है, लेकिन गन्ने की बुवाई ग्रीष्मकाल में होती है, लेकिन इसकी पेराई शीतकाल में होती है। लिखा है उत्पादन दक्षिण भारत में अधिकतम है। तो दक्षिण भारत में उत्पादन अधिकतम नहीं है, दक्षिण भारत में उत्पादकता अधिक है। क्या अधिक है? उत्पादकता अधिक है, ना कि उत्पादन अधिक है। ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा कि दक्षिण भारत में उत्पादकता अधिक है, ना कि पूरा प्रोडक्शन। पूरा प्रोडक्शन कहां पर ज्यादा है? तो उत्तर भारत में। उत्तर भारत में
गन्ने की ज़्यादा मतलब गन्ना ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता है, लेकिन जो प्रोडक्टिविटी है वह दक्षिण भारत की ज़्यादा होती है, क्योंकि दक्षिण भारत का क्लाइमेट गन्ने के लिए काफ़ी बेहतर माना जाता है। तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा पहला और तीसरा। इस आधार पर अगर आंसर देखें तो ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, थारनथवेट ने उड़ीसा, पश्चिम बंगाल एवं पूर्वी बिहार को एक जलवायु प्रदेश में शामिल किया है। यहाँ पे कह रहे हैं उड़ीसा, पश्चिम बंगाल एवं पूर्वी बिहार, अर्थात यहाँ वाला जो सेक्शन है, ये वाला सेक्शन, इस सेक्शन के क्लाइमेट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ का क्लाइमेट कैसा होगा? तो स्वाभाविक तौर पर यहाँ पर नम है अर्थात और आर्द्र है, उप आर्द्र है। कैसा है? नम है और उप आर्द्र क्लाइमेट है। वैसे अगर हम देखें, थारनथवेट ने कह सकते हैं यहाँ पर ए बी सी डी ई लेटर का प्रयोग किया है। यहाँ पर अति आर्द्र शब्द इन्होंने दिया है। क्या दिया है? अति आर्द्र। यहाँ पर इन्होंने आर्द्र दिया है। फिर यहाँ पर इन्होंने उप आर्द्र दिया है। क्या दिया है? उप आर्द्र। यहाँ पर इन्होंने दिया है अर्ध शुष्क। क्या है? अर्ध शुष्क। और यहाँ पर इन्होंने लिखा है शुष्क। क्या लिखा है? शुष्क। लेकिन आर्द्र में भी भारतीय परिप्रेक्ष्य में दो कॉन्सेप्ट होता है, एक शुष्क आर्द्र होता है और एक नम आर्द्र होता है। एक नम होता है और एक शुष्क होता है, अर्थात दो कॉन्सेप्ट यहाँ पर होता है। दोनों यहाँ पर आर्द्र हैं, लेकिन एक नम है और एक शुष्क है। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जहाँ की वर्षा 150 से लेकर के 200 सेंटीमीटर होती है उसको हम कहते हैं नम, और जहाँ पर 100 से लेकर के 150 होती है उसको हम कहते हैं शुष्क आर्द्र क्लाइमेट। इस पर भी हम लोग अतीत में चर्चा किए हैं। तो इस आधार पर इस पर्टिकुलर प्रश्न का आंसर हो जाएगा नम उप आर्द्र जलवायु प्रदेश पाई जाती है। कहाँ पर? उड़ीसा, पश्चिम बंगाल एवं पूर्वी बिहार में। अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा है, निम्नलिखित में से किस फसल के लिए राइटिंग प्रक्रिया अपनाई जाती है? राइटिंग प्रक्रिया का तात्पर्य ये होता है कि एक फसल को कई बार, मतलब एक बार आप उस पौधे को लगाए हैं और उस पौधे से आप कई बार उत्पादन प्राप्त करें। तो इस प्रकार की अगर पद्धति अपनाई जाती है तो उसको कहते हैं राइटिंग। तो गन्ने में भी ये पद्धति होती है कि गन्ने की फसल हम एक बार लगाते हैं, लेकिन उससे 2 बार या 3 बार हम प्रोडक्शन लेते हैं। लेकिन चाय इस केस में सबसे बेहतर उदाहरण है, क्योंकि चाय हम एक बार लगाते हैं लेकिन उससे कई वर्षों तक लगातार हम फसल ग्रो करने का कार्य करते हैं। इसलिए राइटिंग प्रक्रिया में जो सबसे ज्यादा पद्धति जानी जाती है वो चाय की फसल के लिए जानी जाती है, क्योंकि चाय का फसल एक बार लगाया जाता है और उससे कई वर्षों तक लगातार हम लोग कह सकते हैं प्रोडक्टिविटी प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न लिखा है, जल भराव, वाटर लॉगिंग की आवश्यकता निम्नलिखित में से किस फसल को होती है? तो वाटर लॉगिंग का तात्पर्य होता है कि वाटर प्रॉपर लगा रहे। तो ध्यान रखिए, गेहूं के लिए वाटर लॉगिंग चाहिए नहीं, चावल के लिए चाहिए, गन्ने के लिए भी चाहिए वाटर, लेकिन लॉगिंग नहीं चाहिए। चाय के लिए तो बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि चाय की जड़ों के पास यदि पानी लग जाएगा तो चाय का पौधा सूख जाता है। गन्ने के लिए भी पानी चाहिए, लेकिन गन्ने के लिए एक लिमिटेड पानी चाहिए, क्योंकि अगर आवश्यकता से अधिक इसको पानी मिल गई तो गन्ने का जो शुगर लेवल है एक कम हो जाता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं जो वाटर लॉगिंग का कॉन्सेप्ट है या किसके लिए लागू होता है? चावल के लिए और जूट के लिए। जूट भी आता है, जूट में भी काफी पानी की आवश्यकता पड़ती है। तो चावल और जूट है, और गन्ने के लिए हमको पानी चाहिए, लेकिन उतना पानी नहीं चाहिए, क्योंकि अधिक पानी हो जाएगा तो शुगर लेवल इसका कम हो जाएगा, मिठास कम हो जाएगी। अगला प्रश्न लिखा है, भारत में शुद्ध कृषिगत भूमि का लगभग सिंचाई सुविधा संपन्न अनुपात निम्न में से कौन सा है? अर्थात भारत की जो टोटल कृषिगत भूमि है उस कृषिगत भूमि का 40% प्लस जो भूमि है यहाँ पर सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसका तात्पर्य है कि शेष जो भूमि है भारत की वह प्रकृति पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? प्रकृति पर निर्भर करती है। 40% जो भूमि है यहाँ पर या तो हम नहर से सिंचाई कर लेते हैं या फिर नलकूप से सिंचाई कर लेते हैं, लेकिन शेष भारत की मतलब शेष जो भूमि है वहां पर हम सिंचाई के लिए प्रकृति पर निर्भर करते हैं। तो भारत में लगभग कितनी सिंचाई सुविधाएं संपन्न है? तो 40% है। शेष 40% से अब थोड़ा अधिक हो गई है, शेष जो है प्रकृति पर निर्भर करते हैं। अगला प्रश्न लिखा है, भारत में कृषि बाढ़ के मैदानों से मरुस्थल तक कहीं भी होती है। तो यहाँ पर लिखा है भारत में जो कृषि है यह बाढ़ के मैदानों से लेकर के कहां तक होती है? मरुस्थलीय क्षेत्रों तक होती है। ये बात पूरी तरीके से सत्य है, क्योंकि आप पश्चिम बंगाल से लेकर के आप राजस्थान तक के क्षेत्रों में चले जाइए, हर जगह कृषि की ही जाती है। हाँ, कृषि अलग अलग प्रकार की जाती है, आवश्यकता अनुसार जैसा वहां का क्लाइमेट है। साथ में लिखा है कारण कि देश में अनेक प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। ये भी बात सत्य है, क्योंकि जैसा क्लाइमेट वैसी मिट्टी, और जैसा क्लाइमेट जैसी मिट्टी वैसी वहां की फसल।
तो इसलिए भारत में क्लाइमेट में भी विविधता है तो मिट्टियों में भी विविधता है, और जब मिट्टी में भी विविधता है और जलवायु में विविधता है तो भारत में कृषि में भी विविधता है। इसलिए भारत में बहुत प्रकार की कृषि और लगभग हर प्रकार के क्षेत्रों में की जाती है। इस आधार पर कथन भी सही है, कारण भी सही है, और कारण कथन की अभिपुष्टि भी करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न लिखा है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में सिल्क रेशम, सिल्क एक मतलब वही है, सिल्क को रेशम कहते हैं, का सर्वाधिक उत्पादन करता है? इसके विषय में थोड़ा सा पहले डिस्कस कर लेते हैं। विश्व में रेशम का जो प्रचलन सर्वप्रथम कहाँ से हुआ था? चीन से हुआ था। प्राकृतिक रेशम उत्पादन में चीन सबसे नंबर 1 पर है, भारत दूसरे पर है। भारत रेशम की सभी 5 ज्ञात वाणिज्यिक किस्मों का उत्पादन करता है। तो 5 यहाँ पर वाणिज्यिक किस्में कौन कौन सी है? एक है मलबरी है, ट्रॉपिकल है, ट्रॉपिकल टसर है, फिर है ओक टसर है, एक है ईरी और एक है मूंगा का उत्पादन करने वाला भारत एकमात्र राज्य है। अर्थात सभी प्रकार की रेशम की खेती करने का जो श्रेय है ये केवल भारत को जाता है। अन्य किसी भी राष्ट्र में 5 प्रकार के रेशम का प्रोडक्शन नहीं होता है, क्योंकि वहां का क्लाइमेट सपोर्ट नहीं करता है। प्रकृति का रेशम, जो प्राकृतिक रेशम है, इसका उत्पादन करने वाला जो सर्वोपरि राज्य है, तो सर्वाधिक रेशम का उत्पादन कहाँ होता है? कर्नाटक में। उसके पश्चात आंध्र प्रदेश में, फिर असम में, फिर तमिलनाडु में। यहां पर एक कॉन्सेप्ट और आपको समझना है। अगर हम उसकी बात करें, जो टसर रेशम होता है, टसर रेशम का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य भारत में कौन सा है? झारखंड है। इसी प्रकार ईरी रेशम का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? असम है। और मूंगा रेशम का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? यहाँ पर असम है। और शहतूत रेशम का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? कर्नाटक है। तो भारत में जितने भी प्रकार के रेशम प्रोड्यूस होते हैं उसमें सर्वाधिक जो भाग है रेशम का, वह किसका होता है? शहतूत। भारत में सर्वाधिक जो रेशम है वो कौन से हैं? शहतूत है। बाकी जो रेशम है इनका परसेंटेज तुलनात्मक रूप से कम होता है। कंट्रीब्यूशन अगर मान लेते हैं पूरा रेशम इतना है, तो इसमें शहतूत का भाग सबसे ज्यादा है, बाकी का भाग थोड़ा कम कम रहेगा। ये आपको क्लियर रखना है। तो यहां पर शहतूत रेशम के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? कर्नाटक है। कौन सा है? कर्नाटक है। यहां पर प्रश्न जो पूछा है, यहां पर आप देखिए लिखा क्या है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर और कर्नाटक। तो कर्नाटक होगा। कर्नाटक में सबसे ज्यादा प्राकृतिक रेशम या सिल्क का प्रोडक्शन होता है। अगला प्रश्न यहां पर लिखा है, गंगा के निचले मैदान के लिए निम्नलिखित फसल युग्मों में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है? यहां पर बताना है कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है। जो फसल युग्मों में सर्वाधिक, गंगा के निचले मैदान की बात कर रहा है। गंगा का निचला मैदान अर्थात यहां पर गंगा का निचला मैदान आपसे हमने डिस्कस किया था। जब गंगा का डिस्कशन किया था तो यहाँ पर किसकी ज़्यादा खेती होती है? तो धान की और जूट की, क्योंकि यहाँ की जो क्लाइमेट है काफ़ी बेहतर है। अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा है, भारत के निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वर्ष 2021-22 में फलों के उत्पादन में शीर्षस्थ रहा है? तो फलों के उत्पादन में जो सर्वाधिक शीर्षस्थ रहने वाला देश है उसमें तो चीन में सर्वाधिक फल का प्रोडक्शन है, भारत दूसरे नंबर पर है और ब्राजील तीसरे नंबर पर है। अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारत में सर्वाधिक फल का प्रोडक्शन कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश में होता है। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र में है, तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश में है। इससे पूर्व के आंकड़ों में आप पाएंगे कि महाराष्ट्र में फल का प्रोडक्शन काफी ज्यादा होता था, लेकिन हाल फिलहाल में आंध्र प्रदेश में अब फल का प्रोडक्शन काफी ज्यादा होता है। इसी प्रकार अगर हम कुल मसाले की बात करें, अतीत में एक एपिसोड में डिस्कस हुआ था, तो कुल मसालों में जो सर्वाधिक प्रोडक्शन है ये कहाँ पर होता है? वैसे मसालों की टोकरी या मसालों का जो कह सकते हैं जो टैग है वो किसको दिया जाता है? केरल को दिया जाता है, क्योंकि अतीत में केरल में काफी ज्यादा मसालों का प्रोडक्शन होता है, या हम कहें वहीं से मसाले का प्रोडक्शन प्रारंभ हुआ है। लेकिन हाल फिलहाल में जो मसालों में सर्वाधिक भूमिका निभा रहा है वो मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मसाले प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। उसके पश्चात राजस्थान का नंबर आता है, फिर गुजरात का नंबर आता है। अगर पूरे विश्व में बात करें मसालों के प्रोडक्शन में तो भारत नंबर 1 पर है, इथोपिया नंबर 2 पर है और बांग्लादेश नंबर 3 पर है। तो इस पूछे गए प्रश्न का जो आंसर है, जो फल के सेंस में पूछा गया है, तो फल सर्वाधिक कहां पर है? तो आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र है। तो विकल्प में आंध्र प्रदेश है नहीं, तो इसलिए आंसर हमारा हो जाएगा महाराष्ट्र। अगला प्रश्न यहां पर लिखा है, निम्नलिखित में से किस फसल से तेल तथा रेशा दोनों ही प्राप्त किए जाते हैं? अर्थात जैसे हम कह सकते हैं जिससे किसी प्रकार की रस्सी हम बनाते हैं, तो रस्सी बनाने के लिए किसी ना किसी रेशे का हम प्रयोग करते हैं, चाहे वह जूट हो चाहे अन्य प्रकार की बहुत से रस्सियों के बनाने के सोर्स हैं। तो वहां पर जैसे सनई है, सनई से भी हमको रेशा प्राप्त होता है।
तो केवल इससे रेशा प्राप्त होता है, इससे तेल नहीं प्राप्त होता है। जूट से केवल रेशा प्राप्त होता है, तेल नहीं प्राप्त होता है। सरसों से केवल तेल प्राप्त होता है, इससे रेशा नहीं प्राप्त होता है। लेकिन अलसी एक ऐसा पौधा है कि जिससे तेल भी प्राप्त होता है और रेशा भी प्राप्त होता है। इस आधार पर हमारा आंसर हो जाएगा डी, रेशा को ही हम अलसी, अरे यहां पर अलसी को ही हम तीसी कहते हैं। क्या हम लोग अपने भाषा में इसको तीसी कहते हैं। तो तीसी के पौधे से तेल भी प्राप्त होता है और उसके पौधे से हम लोग रेशा की भी प्राप्ति कर लेते हैं। इस पर्टिकुलर प्रश्न का आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न लिखा है, फसलों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म भारत में कुल दलहन उत्पादन का लगभग 75% उत्पादन करता है? तो भारत में वैसे मुख्य रूप से दो ही फसल है, एक खाद्यान्न फसल, एक दलहन फसल। सर्वाधिक भारत में खाद्यान्न फसल का प्रोडक्शन होता है, इसलिए भारत जो है खाद्यान्न में आत्मनिर्भर है, क्योंकि हमको खाद्यान्न के लिए दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। दूसरा जो सर्वाधिक भारत में प्रोडक्शन होता है वो किसका होता है? दाल का होता है। लेकिन दाल में भी किसका सर्वाधिक प्रोडक्शन होता है या किसको लोग पसंद करते हैं भारत में? तो भारत में सर्वाधिक लोग जो पसंद करते हैं वह अरहर की दाल को पसंद करते हैं और चने की दाल को पसंद करते हैं। इसलिए टोटल जो दलहनी फसलें हैं उसमें सर्वाधिक मोर देन 75% जो प्रोडक्शन होता है किसका होता है? चना का और रहर का होता है। तो इस आधार पर हमारा आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न यहां पर लिखा गया है, निम्न में से कौन सी कृषि भौगोलिक पद्धति फसल विविधीकरण अध्ययन के लिए सही है? यहां पर कह रहा है भौगोलिक पद्धति फसल, यहां पर विविधीकरण की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? विविधीकरण के लिए के अध्ययन, विविधीकरण अध्ययन के लिए सही है। तो विविधीकरण का पन्ने से कोई संबंध नहीं, सुव्यवस्थित से कोई संबंध नहीं, व्यवहारवादी से कोई संबंध नहीं है। अगर भौगोलिक पद्धति फसल विविधीकरण का अध्ययन करना है तो हमको क्षेत्रीय आधार पर अध्ययन करना होगा। किस आधार पर? क्षेत्र विशेष के आधार पर अध्ययन करना होगा। और इसी आधार पर हम लोगों ने देखा है कि योजना आयोग ने भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया है। तो क्षेत्र विशेष के आधार पर इसका अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न जो लिखा है यहां पर काफी अच्छा प्रश्न है, हरित क्रांति की वजह से गरीबी का समाधान होने की बजाय और भी बढ़ गई है। ये बात पूरी तरीके से सत्य है कि हरित क्रांति ने एक तरफ हम लोगों को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाया है, लेकिन दूसरी तरफ समाज में विषमता बहुत ज्यादा क्रिएट कर दिया है। सामाजिक विषमता बढ़ गई है, अमीर वर्ग और अमीर हो गया, गरीब वर्ग और गरीब हो गया। ऐसा क्यों हुआ उसके पीछे कारण यहां पर लिखा है नीचे। धनी और अधिक जमीन वाले किसानों ने यह महसूस किया कि हरित क्रांति और कृषि के मशीनीकरण ने उन्हें स्वयं खेती करने की महती क्षमता प्रदान की है। उन्होंने साझेदारी खेती और मालगुजारी पर दिए वाले खेतों को वापस लेना शुरू कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप अधिकांश संख्या में असामियों और कृषकों से उनका खेती का काम छीन गया। तो ऐसा समस्या देखने को मिली है। इसलिए हम कहते हैं हरित क्रांति से समाज में समानता नहीं बढ़ी है बल्कि असमानता बढ़ी है। हरित क्रांति ने एक अच्छा काम किया कि हमको आत्मनिर्भर बनाया खाद्यान्न में, लेकिन दूसरी बहुत बड़ी समस्या क्रिएट कर दिया कि समाज में विषमता को बढ़ा दिया, क्योंकि अमीर वर्ग और अमीर हो गया, गरीब वर्ग और गरीब हो गया। तो इस आधार पर कथन भी सही है, कारण भी सही है और कारण कथन की अभिपुष्टि भी करता है, अर्थात आंसर हो जाएगा ए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए काफी अच्छा लिखा है, 1967 में किसने उत्तर प्रदेश की कृषि क्षमता को 4 वर्गों में अभिनिर्धारित किया है? तो यहां पर जो आंसर हो जाएगा सीधा सीधा है एस भाटिया महोदय ने। एस भाटिया महोदय ने ही यहां पर कृषि की विविधता या हम कहें फसल या सस्य विविधता की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? सस्य विविधता की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? सस्य विविधता की बात करते हैं। और उत्तर प्रदेश में सस्य में इतनी विविधता है कि इसके लिए इन्होंने क्या किया है, एक क्षमता सूचकांक बना दिया है। उत्तर प्रदेश में इतनी विविधता है और यह उत्तर प्रदेश का विशेष अध्ययन किए हैं कृषि के क्षेत्र का। और इन्होंने ही 1967 में 4 यहां पर कह सकते हैं क्षेत्र का निर्धारण किया है, या हम कहें कि क्षमता सूचकांक में 4 यहां पर आधार लिए हैं जिसके आधार पर यह निर्धारण करते हैं। एक है प्रति इकाई क्षेत्र में उत्पादन, दूसरा है आगत निर्गत अनुपात, तीसरा है प्रति इकाई उत्पादन में श्रमिक सहभागिता, चौथा है प्रति व्यक्ति के लिए आवश्यक अनाज उत्पादन। तो इन 4 आधारों पर इन्होंने क्षमता सूचकांक का निर्धारण किया है और इसी के आधार पर इन्होंने उत्तर प्रदेश की शस्य विविधता का भी जो है आकलन करके लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। वैसे फसल संयोजन का जो कॉन्सेप्ट है, फसल संयोजन या कहें शस्य संयोजन, फसल को ही हम शस्य कहते हैं, तो फसल संयोजन का तात्पर्य होता है कि किस फसल के साथ कौन सी फसल लगाई जाए, उसको कहते हैं फसल का संयोजन।
या हम कहें कि रबी की फसल के समय कौन कौन सी फसल का कंपोजिशन हो सकता है, या खरीफ के समय किस किस फसल का एक साथ कंपोजिशन हो सकता है, यह कॉन्सेप्ट दिया है जेसी बियर महोदय ने। लेकिन विविधता की अगर बात करें तो विविधता की बात करते हैं कौन, एस एस भाटिया महोदय। और इसी प्रकार फसल संयोजन का जो संशोधन किए हैं ये कीकू काजू डोई महोदय ने किया है। इस पर कल के एपिसोड में प्रश्न दिया गया था। तो इस आधार पर हमारा जो प्रश्न हो जाएगा, प्रश्न का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। अगला प्रश्न भी काफी अच्छा लिखा है, निम्नलिखित में से गहन खेती की प्रमुख विशेषता है, अर्थात जहां पर इंटेंस एग्रीकल्चर हम करते हैं, इसका तात्पर्य है कि हम कम खेत में अधिक से अधिक प्रोडक्शन प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, इसलिए वहां पर हम श्रम का अधिक प्रयोग करते हैं। और ऐसा इसलिए करते हैं, गहन कृषि इसलिए हम लोग करते हैं क्योंकि यहाँ पर आबादी बहुत ज़्यादा है। तो जब आबादी बहुत ज़्यादा होती है, एक छोटे से खेत में हमको अधिक प्रोडक्शन चाहिए, इसका तात्पर्य हमको गहन कृषि करनी होगी, और गहन कृषि के लिए हमको श्रम का अधिक प्रयोग करना पड़ता है। तो यह सब श्रेय जाता है आबादी की उच्च घनत्व पर। फिर लिखा है स्वामित्व का छोटा आकार, और भारत में जो कह सकते हैं हमारा एग्रीकल्चरल लैंड है, या एग्रीकल्चर लैंड के जो ओनर हैं इनके पास बहुत छोटे छोटे खेत हैं। बहुत से हमारे देश में सीमांत कृषक हैं, लघु कृषक हैं, बड़े कृषक तो बहुत कम हैं, क्योंकि सीमांत कृषक बहुत ज़्यादा हैं। तो इस आधार पर हम कहें तो लोग यहाँ पर इंटेंस एग्रीकल्चर ही करते हैं, क्योंकि आबादी ज़्यादा है, जनसंख्या ज़्यादा है, और उससे हमको अधिक से अधिक खाद्यान्न प्राप्त करना है, तो इसलिए इंटेंस एग्रीकल्चर किया जाता है। तो जब गरीब है कह सकते हैं, तो फिर ऐसे में मशीनरी पर ज़्यादा जोर नहीं दिया जाता है। तो हम कह सकते हैं हमारा आंसर जो हो जाएगा 1 2 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 2 3 हो जाएगा। इसका डी आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? भाटिया महोदय ने सस्य विविधता की बात किया है, ये बात पूरी तरीके से सही है। वीबर महोदय ने अभी हमने बात किया, वीबर महोदय ने क्या किया है, सस्य उत्पादकता की बात नहीं किए हैं, बल्कि यहाँ पर सस्य संयोजन की बात की है। किसकी बात किए हैं? सस्य संयोजन की। संयोजन का तात्पर्य है कि किसके साथ किसका युग्म सुमेल करेगा, किस फसल के साथ कौन सी फसल बेहतर तरीके से ग्रो की जा सकती है, उसको कहते हैं ससल संयोजन, सस्य संयोजन या फसल संयोजन, दोनों इनका कॉन्सेप्ट है। और अगला जो है केंडाल महोदय ने, इन्होंने कोटि गुणांक विधि का डिस्कशन किया है, और रफी उल्लाह ने अधिकतम सकारात्मक विधि का उल्लेख किया है। इन सब पर अलग से चर्चाएं जब हम लोग सिद्धांत पर आएंगे तो वहां पर की जाएगी, लेकिन यहाँ पर अभी थोड़ा हम इस पर ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं करेंगे। अभी तो मेरा टारगेट है केवल प्रश्नों पर। अगला यहाँ पर प्रश्न है भट्ट और प्रकाश राव। तो भट्ट और प्रकाश राव के अनुसार जो मेसो क्षेत्रों की संख्या है, एक कितना इन्होंने डिवाइड किया है, मतलब कितना क्षेत्र बताया है, तो इन्होंने बताया है 51। कितना बताया है? 51। इसी प्रकार अगर हम बात करें पी सेनगुप्ता, क्या पी सेनगुप्ता कि पी सेनगुप्ता ने कितना किया है, तो पी सेनगुप्ता ने किया है 42। कितना किया है? 42। इसी प्रकार अगर यश चंद्रशेखर की हम बात करें तो इन्होंने किया है आपका 35। कितना किया है? 35। और फिर अगर हम बात करें बी नाथ महोदय ने, तो बी नाथ महोदय ने कितना किया? 48। इस आधार पर हमारा जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा, आप देख सकते हैं 4 1, अर्थात सी आंसर हमारा सही हो जाएगा। तो ये आंकड़ा है, इसके लिए कुछ भी आप नहीं अपने से सोच सकते हैं। आंकड़ा एज इट इज याद ही किया जाता है, इसमें आपका कोई विचार नहीं चलता है, इसलिए जहां तक हो सके आप आंकड़ों को एज इट इज याद करने का प्रयास करें। अगला यहाँ पर लिखा गया है उर्वरक, मतलब एक तरफ है खनिज और एक तरफ है खनिज का उपयोग, कि उस खनिज का हम कहाँ प्रयोग करते हैं। जैसे काइनाइट एक खनिज है, इस काइनाइट खनिज का हम प्रयोग कहाँ करते हैं, ये लिखा है। फिर लिखा है डोलोमाइट, डोलोमाइट का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। फिर लिखा है स्टेराइट, स्टेटाइट, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं। फिर लिखा एपेटाइट, एपेटाइट का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो अगर हम बात करें उर्वरक में, तो उर्वरक में हम प्रयोग करते हैं एपेटाइट का। किस खनिज का प्रयोग करते हैं उर्वरक में? एपेटाइट का प्रयोग करते हैं। साबुन में अगर हम बात करें तो साबुन में स्टीएटाइट का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार अगर हम इस्पात की बात करें तो इस्पात में हम डोलोमाइट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? डोलोमाइट का। डोलोमाइट क्या है, इस पर अलग से चर्चाएं हम लोग करेंगे। हमारा विचार है किसी के साथ साथ हम एक अलग से और कार्यक्रम शुरू करेंगे, जिसमें भारत का पूरा जो मैकेनिज्म है, चाहे उसमें पर्वत हो, चाहे नदियां हो, चाहे खनिज हो, उन सबको हम मानचित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। उसके लिए साइड में एक और हम कह सकते हैं सीरीज चलाएंगे, तो उस पर अतिशीघ्र कार्य करने का कार्य शुरू किया जाएगा। तो उसमें आपको और बेहतर समझ हो जाएगी कि सीधे साथ साथ आप कॉन्सेप्ट भी समझते चलेंगे। प्रश्न के साथ साथ हम लोग कॉन्सेप्ट भी काम करने की सोच रहे हैं, इसलिए उस पर भी कार्य होने वाला है।
अगर हम बात करें सीसा, तो सीसा का जो है वो कौन सा हो जाएगा, काइनाइट। तो इस आधार पर अगर देखा जाए जो आंसर हमारा हो जाएगा तो 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1 अर्थात आंसर हो जाएगा हमारा ए। यहाँ पर इस्पात के विषय में थोड़ा सा हम यहाँ पर डिस्क्रिप्शन करने का प्रयास कर रहे हैं। इस्पात के जो खनिज हैं मुख्य रूप से यहाँ पर देखिए, ये जो आप देख रहे हैं इसका तात्पर्य है कि किस खनिज का प्रयोग किया जाता है किसको प्रोड्यूस करने में। यहाँ पर उस खनिज का इस्तेमाल हो रहा है, ये नहीं लिखा गया है कि उसमें कौन से खनिज होते हैं। अब जैसे अगर हम बात करें इस्पात को प्रोड्यूस करने में हमको डोलोमाइट का प्रयोग करना पड़ता है। डोलोमाइट का बगैर प्रयोग किए हम इस्पात को उतना बेहतर नहीं बना पाते हैं। लेकिन इस्पात के कौन कौन से खनिज हमको प्राप्त होते हैं, जिस खनिज से हम इस्पात को बनाते हैं, उसमें है मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट सबसे उच्च क्वालिटी का इस्पात का अयस्क है। हेमेटाइट उससे लो क्वालिटी का अयस्क है। लिमोनाइट उससे और निम्न क्वालिटी का है। और सीडेराइट सबसे निम्न क्वालिटी का आयरन ओर है। मैग्नेटाइट का जो नाम है मतलब केमिकल फार्मूला इसका Fe2O4 है और हेमेटाइट का Fe2O3 है। फिर आप लिमोनाइट की बात करें तो Fe2O3 है, लेकिन इसके साथ जल योजित है। एक ऐसा है, ये जल योजित है। H2O का मतलब होता है जल योजित है। और यहाँ पर सीडेराइट जो है यह कार्बोनेट फॉर्म में है। किस फॉर्म में है, कार्बोनेट फॉर्म में है। लिमोनाइट जलयोजित फॉर्म में है, जबकि हेमेटाइट और मैग्नेटाइट यह ऑक्साइड फॉर्म में है। किस फॉर्म में है, तो ऑक्साइड फॉर्म में है। फिर अगर हम बात करें मैग्नेटाइट में जो लोहे की प्राप्ति होती है हमको, यह 72% इसमें लोहे प्राप्त होते हैं हमको। और अगर हम हेमेटाइट में बात करें तो हेमेटाइट में लोहे का जो परसेंटेज होता है 60 से 70% होता है। लिमोनाइट में जो लोहे का परसेंटेज होता है 40 से 50% होता है। लेकिन सीडेराइट में सबसे कम लोहे की प्राप्ति होती है, अर्थात इसमें अपशिष्ट मटेरियल ज़्यादा है, तो इसमें 40 से 45% सिर्फ लोहा प्राप्त होता है। मैग्नेटाइट जो लोहा है सबसे उच्च क्वालिटी का लोहा है और सीडेराइट सबसे निम्न क्वालिटी का लोहा है। तो जब सबसे उच्च क्वालिटी का लोहा भारत में पाया जाता है, यह दक्षिणी क्षेत्रों में पाया जाता है, क्योंकि दक्षिणी क्षेत्र में ही आर्कियन युगीन चट्टानें हैं, धारवाड़ युगीन चट्टानें हैं। तो उन सब क्षेत्रों में जो कर्नाटक है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, तो यहाँ पर सबसे उच्च क्वालिटी के लोहे हमारे देश में पाए जाते हैं। तो इन तथ्यों को भी आप ध्यान रखिए, इसके आधार पर भी प्रश्न आप बना सकते हैं। बाकी इस पर बृहद चर्चा हम लोग साइड लाइन में करेंगे। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि एक तरफ सूची है, मतलब दो सूचियां हैं, दोनों सूची को मिलान करना है। एक तरफ तेल शोधक कारखाना है और एक तरफ भारत के राज्य हैं। मिलान करना है कि कौन सा तेल शोधक कारखाना भारत के किस राज्य से संबंध रखता है। असम कहाँ है, तो असम आप देख सकते हैं, असम वाला सेक्शन यहाँ पर आपको मिलता है। यहाँ पर कौन सा तेल शोधन कारखाना है, अगर इसके विषय में आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे यहाँ पर कोयली जो है, कोयली कहाँ पर है, गुजरात में। कहाँ पर है कोयली, गुजरात में। ये गुजरात है, यहाँ पर कोयली है। क्या है, ये गुजरात है, यहाँ पर कोयली है। इसी प्रकार है नागापट्टिनम। अगर नागापट्टिनम की बात करें तो नागापट्टिनम नाम से ही लग रहा है कि ये कहाँ पर होगा, यह तमिलनाडु में है। तो तमिलनाडु में आपका नागापट्टिनम है। तो नागापट्टिनम कहाँ पर है, तमिलनाडु, नाम से ही लग रहा है। फिर नुमालीगढ़, नुमालीगढ़ कहाँ है, असम में है। कहाँ पर है, असम में है, असम यहाँ पर है। फिर अगर बात करें बरौनी, तो बरौनी कहाँ है, बिहार में। आपको हम आउटलाइन मैप इसलिए दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि आपको राज्यों के बारे में थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि कौन सा राज्य कहाँ पर है, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बार बार आप अगर आउटलाइन मैप को देखेंगे तो राज्यों के बारे में आपको एक इमेजिनेशन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से भी बहुत प्रश्न आते हैं राज्यों पर कि किस राज्य की सीमा किस राज्य से लगती है, किस राज्य की सीमा किस राज्य से नहीं लगती है। तो इन सब तथ्यों को समझने के लिए आपको राज्यों को प्रॉपर तरीके से बार बार देखते रहना है। एक समय आ जाएगा कि राज्यों की बाउंड्री किस किस राज्य से लगती है, वह कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप प्रश्न का मिलान करें तो ए का 3 हो जाएगा, अर्थात आपका बी आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि बाकी सब और आंसर तो हमारे अलग ही हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो लिखा है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा एक अभ्रक में नहीं पाया जाता है। अर्थात सब कुछ अभ्रक में पाया जाता है, सिर्फ एक आइटम है जो अभ्रक में नहीं पाया जाता है, और वह है कैल्शियम। कैल्शियम का अभ्रक से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, जबकि अभ्रक का लोहे से भी संबंध है, अभ्रक का मैग्नीशियम से भी संबंध है, अभ्रक का पोटेशियम से भी संबंध है, लेकिन कैल्शियम से कोई संबंध नहीं है। इस आधार पर इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा डी। लेकिन अगर हम बात करें अभ्रक के प्रोडक्शन में भारत में कौन से राज्य अग्रणी हैं, तो सर्वाधिक जो अभ्रक का प्रोडक्शन होता है वह आंध्र प्रदेश में होता है। कहाँ होता है, आंध्र प्रदेश में। एपी का तात्पर्य आंध्र प्रदेश समझिएगा, अरुणाचल प्रदेश ना समझिएगा, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश को हम अरुणाचल प्रदेश ही लिख देंगे। यहाँ पर राजस्थान दूसरे नंबर पर आता है, उड़ीसा तीसरे नंबर पर आता है और महाराष्ट्र चौथे नंबर पर आता है अभ्रक के प्रोडक्शन में।
अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा है, मतलब खान है और खनिज है, खान और खनिज को मिलान करना है कि कौन सी खान किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो कोरापुट जो खान है ये कहाँ पर है, इसके विषय में है। और कोरापुट खान किसके लिए जानी जाती है? सुंदरगढ़ खान, खेतड़ी। खेतड़ी तो सब लोग जानते हैं, खेतड़ी कहाँ है? राजस्थान में है। खेतड़ी जब राजस्थान में है तो यहाँ पर एक तांबे का प्रमुख खाद्यान्न है या तांबे का प्रमुख खनिज यहाँ पर पाया जाता है। इसी प्रकार अगर हम बात करें कोरापुट, तो कोरापुट आपका जो मिलता है ये कहाँ मिलेगा? उड़ीसा में मिलता है। कहाँ मिलता है? उड़ीसा में मिलता है। और कोरापुट में क्या है? तो कोरापुट में बॉक्साइट मिलता है। क्या मिलता है? बॉक्साइट मिलता है। कोरापुट कहाँ है? तो आप इसे देख सकते हैं, उड़ीसा में है। और यहाँ पर क्या मिलता है? बॉक्साइट मिलता है। अगर हम बात करें सुंदरगढ़, तो सुंदरगढ़ में लौह अयस्क हैं। कौन से अयस्क हैं? लौह अयस्क हैं। और ये भी कहाँ पर है? सुंदरगढ़ में। फिर अगर हम बात करें गिरिडीह, गिरिडीह आपका झारखंड में है। कहाँ पर है? झारखंड में है। और यहाँ पर कोयले का निक्षेप पाया जाता है। वैसे झारखंड में ज़्यादातर कोयले का निक्षेप पाया ही जाता है क्योंकि यहाँ पर गोंडवाना लैंड की संरचनाएं देखने को मिलती हैं। तो इस आधार पर अगर हम अपने प्रश्न का आंसर देना चाहें तो हमारा आंसर हो जाएगा 3-1, अर्थात बी आंसर हमारा सही हो जाएगा। तो कौन सा खान किस राज्य में है, इस पर हम लोग अलग से चर्चा करेंगे। इसके लिए चिंता का विषय नहीं है, बस हम लोग प्रश्न को अभी थोड़ा टारगेट कर रहे हैं। अगला यहाँ पर प्रश्न लिखा है कि तांबा है, तो तांबा एक तरफ मतलब खनिज है और एक तरफ शहर है, मिलान करना है कि कौन सा खनिज कहाँ से संबंध रखता है। तो तांबा कहाँ मिलेगा? तो तांबा क्या अच्छा यहाँ पे कह रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ पे मिलान नहीं करना बल्कि कहना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो तांबा क्या चित्रदुर्ग में पाया जाता है? कदापि नहीं। तांबा चित्रदुर्ग में नहीं पाया जाता। तांबा जो पाया जाता है राजस्थान के खेतड़ी में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? खेतड़ी में पाया जाता है। कौन सा आइटम? तांबा। तो राजस्थान में खेतड़ी है, वहां पर पाया जाता है तांबा। चित्रदुर्ग जो है, चित्रदुर्ग आपका कर्नाटक में। कहां पर है? कर्नाटक में। तो कर्नाटक में दो लोहे की खान है, एक चित्रदुर्ग है और एक बेलारी है। तो चित्रदुर्ग और बेलारी ये कहां पर है? कर्नाटक में है। और यहाँ पर लोहे की खान है, वो भी किस टाइप का लोहा मिलता है? यहाँ पर मैग्नेटाइट किस्म का लोहा मिलता है। कैसा मिलता है? मैग्नेटाइट किस्म का लोहा मिलता है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, ये मैग्नेटाइट है। कैसा है? मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट किस्म का लोहा पाया जाता है कहाँ पर? चित्रदुर्ग और बेलारी में। तो यहाँ पर चित्रदुर्ग जो तांबे के साथ मैच कर रहा है ये गलत है, अर्थात ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। फिर बात करें लौह अयस्क, लौह अयस्क बेलारी में है, ये ठीक है। ये कहाँ पर है? कर्नाटक में है। फिर लिखा मैग्नीज, मैग्नीज जो है ये कहाँ पाया जाता है? तो मैग्नीज यहाँ पर लिखा है क्या भीलवाड़ा में पाया जाता है? तो कदापि नहीं, मैग्नीज भीलवाड़ा में नहीं पाया जाता है। अगर हम मैग्नीज की बात करें कि मैग्नीज कहाँ पर पाया जाता है, तो केंदुझर और बोनाई, एक केंदुझर और बोनाई में जो पाए जाते हैं, कौन पाए जाते हैं? मैग्नीज पाए जाते हैं। मैग्नीज और मैग्नीज कहाँ पाए जाते हैं? केंदुझर और बोनाई, और ये दोनों कहाँ पर है? उड़ीसा में। कहाँ पर है? उड़ीसा में। भीलवाड़ा कहाँ है? तो भीलवाड़ा आपका राजस्थान में है। और राजस्थान वाले सेक्शन में अगर देखा जाए तो ज़्यादातर तांबे या जस्ता वस्ता के यहाँ पर खान पाए जाते हैं। यहाँ पर हम कह सकते हैं मैग्नीज की खान नहीं पाई जाती है। बॉक्साइट की अगर हम बात करें कि बॉक्साइट का संबंध कटनी से है, तो यह भी सही है। ये क्या है? ये भी सही मिलान है, अर्थात ये भी सही है, लेकिन ये वाला सही नहीं है। और कटनी कहाँ पर है? तो कटनी मध्य प्रदेश में है। इसी प्रकार जब आपने चित्रदुर्ग का नाम लिया तो एक नाम और है दुर्गापुर। दुर्गापुर कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। और दुर्ग जिला कहाँ पर है? तो छत्तीसगढ़ में। कभी कभी इन नामों में ही लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। दुर्गापुर आपका वेस्ट बंगाल में है, दुर्ग आपका छत्तीसगढ़ में है, और चित्रदुर्ग कहाँ है? तो कर्नाटक में है। तो इस आधार पर अगर आप देखें तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वह आंसर कौन सा हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर सही जो है दूसरा और यहाँ पर जो सही है दूसरा और चौथा। कौन सा सही है? दूसरा और चौथा। अर्थात जो हमारा आंसर हो जाएगा, अगर हम इसकी बात करें, अच्छा मिलान करना कि जो सही नहीं, क्या सुमेलित करना जो सही नहीं, सही की बात नहीं करना, जो नहीं सही उसकी बात करना है। तो यहाँ पर ए वाला सही नहीं है और ये वाला सही नहीं, अर्थात 1 और 3 क्या हो जाएगा? 1 और 3 यही सही नहीं है, बाकी सब सही है। तो यहाँ पर अगले प्रश्न को देखिए, आप लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पीतल बर्तनों के प्रमुख केंद्रों में शामिल नहीं है? देखिए मुरादाबाद में पीतल के बर्तन बनते हैं, कटक उड़ीसा में भी बनते हैं, मदुरई में भी बनते हैं, लेकिन रांची में नहीं बनते। रांची में पीतल के बर्तन नहीं बनाए जाते हैं, इसलिए यह हमारा आंसर सही हो जाएगा। रांची कहाँ है? तो झारखंड में। रांची कहाँ है? झारखंड में है। यहाँ पर पीतल के बर्तन नहीं बनाए जाते हैं, इस आधार पर इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न भी काफी अच्छा लिखा है,
यहाँ पर आपको युग्म में बताना है कौन सा युग्म सही नहीं, अर्थात सभी युग्म सही हैं, सिर्फ एक युग्म इसमें गलत है। बिहार बरौनी में है, ये तो सही है, तेल शोधन कारखाना है। राजस्थान में आंता है, गुजरात में सिक्का है, लेकिन उड़ीसा में गौरीपुर नहीं है। गौरीपुर अगर हम बात करें कहाँ पर है, तो गौरीपुर असम में है। कहाँ पर है? असम में है। इसी प्रकार अगर उड़ीसा में बात करें तो उड़ीसा में तलचर है। और ये जो सब नाम लिखे हैं, गौरीपुर, बरौनी या आंता या सिक्का, ये सब क्या है? तो ये सब तापीय विद्युत संयंत्र हैं। तो तापीय विद्युत संयंत्रों का मिलान करना था राज्य के साथ, तो यहाँ पर गौरीपुर केवल सही नहीं है, बाकी सब सही है, क्योंकि गौरीपुर जो तापीय विद्युत संयंत्र है कहाँ पर है? असम में है। और उड़ीसा में जो तापीय विद्युत संयंत्र है उसका नाम क्या है? तलचर है। तो इस आधार पर हमारा आंसर हो जाएगा ए। यही मैच नहीं कर रहा, बाकी सब मैच कर रहे हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा गया, निम्नलिखित में से कौन सी खान जिप्सम से संबंधित है? अब जिप्सम के विषय में पूछा है कि जिप्सम से संबंध रखने वाली कौन सी खान है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर अगर हम बात करें, यहाँ पर नागौर है। कौन है? नागौर है। फिर अगर हम बात करें तो यहाँ पर भदवा है। क्या? भदवाहा है। फिर इसके बाद आप जसमार है। कौन है? जसमार। तो ये तीनों क्रम से, तो यहाँ पर नागौर, भदवाहा और जसमार, अर्थात यहाँ पर हमारा जो अगर हम आंसर की बात करें तो ए, सी और ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए, सी और ई हो जाएगा इसका आंसर। अगले पर हम चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा है कि एक तरफ खनिज है और एक तरफ भारत के खदान क्षेत्र हैं, कि कौन सा खदान क्षेत्र से इसका संबंध है। यहाँ पर आपको मिलान करना है कि तांबा, तो तांबा कहाँ है? सब लोग जानते हैं, तांबा खेतड़ी में पाया जाता है। और एक खेतड़ी कहाँ है? तो राजस्थान। जावर की भी खान है। फिर यहाँ पर देखिए जावर की खान लिखी गई है। अगर हम बात करें लौह अयस्क, तो लौह अयस्क कहाँ पाया जाता है? अगर इसके विषय में आपको बताना हो तो बादाम की पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी है? बादाम की पहाड़ी है। अब बादाम की पहाड़ी कहाँ है? तो उड़ीसा में है। इसी प्रकार अगर हम जस्ता की बात करें तो जस्ता की खान कहाँ पाई जाती है? जावर में। हमने पहले ही कहा था अभी कि जो इसके पूर्व एक क्वेश्चन था उसमें लिखा था भीलवाड़ा, हमने कहा था जो राजस्थान वाला सेक्शन है यहाँ पर तांबा, जस्ता, ये सब प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। सोना की अगर बात करें तो सोना कहाँ पाया जाता है? हट्टी। हट्टी कहाँ है? कर्नाटक में। तो कर्नाटक में सोने की खान है। इस आधार पर हमारा जो प्रॉपर आंसर हो जाएगा, आप मिलान कर सकते हैं। तो यहाँ पर 3, 2, उसके पश्चात आपका 3, 2, फिर 4, 1, 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4, 1, अर्थात हमारा डी आंसर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा है कि एक तरफ खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र हैं और एक तरफ इनका वर्ष है कि कब इनकी खोज की गई थी। अगर हम बात करें कि असम में, तो असम में 2 तेल उत्पादक क्षेत्र हैं, और इसमें भी अगर सबसे पहले की हम बात करें कौन सा है, तो डिगबोई है। कौन सा है? डिगबोई। डिगबोई जो है इसका अगर हम देखें कि इसका कब खोज हुआ था, तो 1889 में हुआ था। कब हुआ था? 1889 में हुआ था। इसके पश्चात अगर हम बात करें तो आता है नाहरकटिया। कौन आता है? नाहरकटिया। ये भी कहाँ पर है? असम में है। कहाँ पर है? असम में है। और ये भी अगर हम बात करें तो आपका 1953 का है। कब का है? 1953 का है। बदरपुर जो है ये भी असम में ही है। कहाँ पर है? असम में है। और इसकी जो खोज है या 1954 में है। और जो मंगला है, मंगला की खोज कब हुई है? यह 2004 में हुई है। और ये कहाँ पर मंगला है? तो मंगला राजस्थान। कहाँ पर है? राजस्थान में है। अर्थात यहाँ पर ज़्यादातर जो तेल के उत्पादक क्षेत्र हैं या खनिज उत्पादक क्षेत्र हैं, ये सब असम से ही संबंध रखते हैं, क्योंकि असम में ही सबसे पहले हम लोगों ने तेल की खोज प्रारंभ की थी। तो यहाँ पर हमारा जो प्रॉपर आंसर हो जाएगा, अगर हम इस आंसर की मिलान करें तो ए का 3, उसके पश्चात 2 का 2, तो ऐसे में आपका आंसर जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। इस आधार पर आज का जो प्रश्न का एपिसोड है इसमें एक प्रश्न और लिखा है, और लिखा है निम्नलिखित में से भारत के किन जिलों में सबसे बड़ी अभ्रक मेखला पाई जाती है। तो यहाँ पर अभ्रक मेखला के विषय में आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि अभ्रक मेखला कहाँ पर सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो इस पर हम अगर देखें तो बालाघाट छिंदवाड़ा है, फिर लिखा है उदयपुर अजमेर और अलवर है, सलेम धर्मपुर है, हजारीबाग गया तथा मुंगेर है। तो अगर इसमें हम बात करें अभ्रक की जो मेखला है, अभ्रक की मेखला पर देखिए पीछे हम लोग एक एपिसोड में अभी डिस्कस किए थे, तो वहाँ के आधार पर इसका जो अभ्रक का सबसे बड़ा क्षेत्र है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर मिलेगा आपका हजारीबाग गया मुंगेर, आपका मिलेगा बालाघाट और छिंदवाड़ा में। कहाँ मिलेगा? बालाघाट और छिंदवाड़ा में। इसके साथ आज के एपिसोड को हम समाप्त करते हैं।
कल हम लोग पुनः एक नए एपिसोड के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।